हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 11th ऑफ जनवरी 2023 का डेली न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं। इसको शुरू करेंगे एक पिक्चर के साथ। आप सब समझ रहे हैं कि आजकल न्यूज में भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो काफी आजकल न्यूज में है। तो ये पिक्चर मुझे द हिंदू के न्यूज से मिली है। फ्रंट पेज पे तो नहीं थी, बट हाँ मुझे लगा कि इस फोटो में एक हिडन मैसेज है। दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड दिस पिक्चर विद यू ऑल, so you can just understand the picture and you can understand the hidden meaning out of it as well. इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज से, जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की तरफ से एक न्यूज आई है कि उन्होंने फर्दर कॉम्पनसेशन देने के लिए मना किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के। गवर्नमेंट वॉकिंग अ स्लिपरी स्लोप, राइट? स्लिपरी स्लोप मतलब जहां फिसलने लायक एक स्लिपरी स्लोप पे चल रही है गवर्नमेंट, by seeking more funds for Bhopal gas leak victims over and above $470 million का कॉम्पनसेशन 1989 में ही यूसीसी ने दे दिया था। पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसमें से 50 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन अभी तक लोगों को डिसबर्स क्यों नहीं किया गया। तो इसके साथ ही साथ ये तो चल ही रहा है, इसके साथ ही साथ अगर आप और कॉम्पनसेशन मांगते हैं तो वो कोई बहुत अच्छा स्टेप नहीं है, इंटेलिजेंट स्टेप नहीं है। वो एक स्लिपरी स्लोप की तरह है कि मतलब आपकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसको मिलने की। नाउ इस पिक्चर में देखेंगे हम कि व्हेन डिजास्टर स्ट्रक, जब डिजास्टर हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई, तो कुछ चीजें हमें दिमाग में रखनी है यूपीएससी प्रिपरेशन के एस्पेक्ट से, और इसमें क्वेश्चन बने भी हैं पहले। टॉक्सिक मिथाइल आइसोसिनेट गैस जो वहां लीक हुई थी, इस गैस का नाम है, ये पूछा जा चुका है पहले भी। और जो ये हुआ था भोपाल में, और दिसंबर 2 एंड 3 1984 की जो डेट है, इसमें एक रात में इसकी घटना घटी थी और वहां के लोगों को उस गैस के रिलीज होने के बाद 5,295 लोगों की मृत्यु हुई और 5,68,292 लोग इंजर्ड हुए थे। It also is resulted in the loss of livestock and loss of property of almost 5,478 persons को जो है इफेक्ट किया, उनकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट किया। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि 1989 में ही यूसीसी ने, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 715 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया था, जिसको 470 मिलियन डॉलर्स की वैल्यू में कन्वर्ट करके देखा गया। नाउ फर्दर अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि यूसीसी के ने मना करा है कि हम फर्दर कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। और फर्दर कॉम्पनसेशन मांगा क्यों जा रहा है कि गवर्नमेंट का कहना है कि अब प्रेजेंट में भी उसके जो उसका इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अभी भी केसेस वहां निकल रहे हैं और जो प्रेजेंट इम्पैक्ट है वो काफी पेनफुल है, जिसकी वजह से उन्होंने 7400 करोड़ रुपए का और कॉम्पनसेशन मांगा है, जिसको प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट खुद भी कह रहा है कि एक स्लिपरी स्लोप है, क्योंकि पहले ही जो 50 करोड़ का डिसबर्समेंट अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें जो पहले से 770 करोड़ रुपए मिले थे उनमें से 50 करोड़ का डिसबर्समेंट अभी तक वहां के लोगों को नहीं हुआ है। तो आप फर्दर कॉम्पनसेशन क्यों मांग रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी उसकी मिलने की बहुत कम है। उसके साथ ही साथ यूसीसी ने मना भी किया है कि फर्दर कॉम्पनसेशन देने की हालत में नहीं है। तो समझते हैं कि एक्चुअली ये जो पिटिशन यहाँ लगाई गई है फर्दर रिम्बर्समेंट लेने के लिए, इसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। इसके ऊपर एक सवाल पहले बना भी है, तो मुझे लगा कि इसको समझना जरूरी है कि क्यूरेटिव पिटिशन क्या चीज होती है और कब दाखिल की जाती है, जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने लगाई है यूसीसी से और फर्दर कॉम्पनसेशन लेने के लिए। सो व्हाट इज अ क्यूरेटिव पिटिशन? अ क्यूरेटिव पिटिशन इज अ पिटिशन विच रिक्वेस्ट द कोर्ट to review its own decision even after a review petition is dismissed। ध्यान दीजिएगा, जब रिव्यू की पेटिशन भी डिसमिस हो गई है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट को अपने डिसीजन को रिव्यू करने के लिए जो पेटिशन, जो याचिका लगाई जाती है, उसे कहते हैं क्यूरेटिव पेटिशन। ठीक है। हाउ वॉज भोपाल गैस ट्रेजेडी कॉज? किस कारण से ये हुआ था? ऑन डिसम्बर 3 1984 मोर देन 40 टन ऑफ मिथाइल आइसोसिनेट गैस लीक्ड फ्रॉम अ पेस्टिसाइड प्लांट। कौन सा प्लांट था ये? पेस्टिसाइड प्लांट था इन भोपाल, इंडिया, इमीडिएटली किलिंग एट लीस्ट 3800 पीपल एंड कॉजिंग सिग्निफिकेंट morbidity and premature death for many thousands more। So इसी कॉम्पनसेशन को लेकर के फिर से याचिका दायर की गई है, तो देखते हैं आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, अगली न्यूज है पेरू से। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन पेरू क्लेम एटलीस्ट 17 lives। At least 17 people died on Monday in Peru as protesters trying to storm an airport clashed
with security forces in the latest violent spasm of a month-old political crisis. वहां पे भी political crisis ने जन्म लिया एक महीने पहले, जैसे कि अभी हम ब्राजील से सुन रहे हैं। वहां मिस्टर बोल्सोनारो के हटने के बाद वहां उनके सपोर्टर्स ने वहां की इंस्टीट्यूशंस पे, कोर्ट पे और उनकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां पे उन्होंने इन्वेड किया। वैसी कुछ ही घटना है। दिस न्यू चैप्टर ऑफ ब्लडशेड टुक प्लेस इन द साउथ ईस्टर्न सिटी ऑफ जुलाइका इन द पूनो रीजन के इलाके में हुआ और सिटी का नाम है जुलाइका, एज पर द AFP रिपोर्टिंग। और लाइक अदर हैव फॉर द पास्ट मंथ these protesters were demanding the departure of President Dina Boluarte. उनका जो अभी जो प्रेसिडेंट है डीना बुलाटे, उनको हटाने की बात कर रहे हैं वहां के लोग। who took over other the ouster and the arrest of the president Pedro Castillo. जो पहले वहां के प्रेसिडेंट थे पेड्रो कैसिलो, उनको अरेस्ट किया गया, उनको हटाने के बाद इनको अपॉइंट किया गया। इसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट है। एंड मिस्टर कैसिलो's रिमूवल आफ्टर ही ट्राइड, उनका रिमूवल क्यों हुआ मिस्टर कैसिलो का? आफ्टर ही ट्राइड टू डिसॉल्व द कांग्रेस, वहां की कांग्रेस को डिसॉल्व करना चाह रहे थे एंड स्टार्ट रूलिंग बाय डिग्री, और वहां डिग्री पास करने के बाद उसको रूल करना चाह रहे थे। तो इस तरह की गतिविधियों को करप्शन मानने के हिसाब से इसके कथित तौर पे प्रोब करके इन्वेस्टिगेट करके उनको अरेस्ट किया गया, उनको हटाया गया। और इसी के होने के बाद जो ये एक महीने पुरानी घटना है, लोगों ने अब वहां प्रोटेस्ट चालू किया है और एक नई क्लैशेस वहां पे चालू हुई है। फिलहाल के लिए इंटरनेशनल न्यूज में ये है और आने वाले टाइम में इसको ये न्यूज बिल्डअप कर सकती है। और ये IR के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म को समझ रहे हैं फिलहाल के टाइम में, नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट, जिसमें से इस तरह की घटनाएं निकल के आ रही है। दूसरी घटना लग रही है और अब प्रॉब्ली ये आगे आने वाले टाइम में बिल्डअप होगी, जो IR को समझने के लिए और प्रेजेंट डेमोक्रेसी, जिन देशों में डेमोक्रेसी सिस्टम है, जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आई वुड से, उनके लिए इश्यू क्रिएट हो सकता है। तो ये IR के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू हियर जोशीमठ क्राइसिस प्ली ऑन जनवरी 16। जो जनवरी 16 को वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इस जोशीमठ क्राइसिस की प्ली पे या याचिका पे सुनवाई करेगी, और इसके चलते कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो वहां के और भी आसपास के इलाके को भी इम्पैक्ट कर सकती है। क्योंकि सिर्फ जोशीमठ की कहानी नहीं है, लैंड सिंकिंग इंसिडेंट इन उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड के आसपास केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो ऐसे सारे पहाड़ी इलाकों का भी सिचुएशन है जो ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक गाद, जो पहाड़ों से लाई हुई मिट्टी जो गाद बन जाती है, उसके ऊपर स्टैब्लिश है। और सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, आसपास के कई इलाकों में कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई करेगा और गवर्नमेंट का स्टेप है उसको देखेगा और जो प्रोजेक्ट है वहां पे उसको भी देखेगा। ना एडवोकेट परमेश्वर नाथ मिश्रा, हु इज अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर स्वामी Avimukteswaranand Saraswati, had urged the court to hear the case urgently and out of turn, saying people are suffering. The petition wants the incident to be declared a national disaster. वो कह रहे हैं कि इसको आप नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए और जल्दी से जल्दी इस पे कोई सुनवाई करी जानी चाहिए। ना जोशीमठ के जो लोग हैं, जहां पर उनको कॉम्पनसेशन देने की बात हुई है कि आपका इसमें से एक केस निकल के आया है कि वहां पर एक स्पेसिफिक होटल जिसका नाम मलारी करके एक नाम है, तो उसको हटाने की जब बात कही गई तो 34 परिवार निकल के आ गए और वो बद्रीनाथ मास्टर प्लान के हिसाब से कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। सो जोशीमठ रेजिडेंट्स अपोज रेजिंग डिमांड हायर रिलीफ पेमेंट्स और प्रोटेस्ट इरप्ट in town against the demolition of a hotel building को गिराने की जब बात हुई, which has been declared unsafe और वो danger zone में भी है। Owner say he must be given compensation in accordance with the Badrinath master plan. Over 34 families rehabilitated in the last 24 hours. तो वो कह रहे हैं कि हमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान के हिसाब से कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जबकि वो अनसेफ जोन में है, रेड जोन में है, फिर भी वो चीज कह रहे हैं। और आपके लिए बता दूं कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान एक डेवलपमेंट प्लान है, जिसमें 4 धाम यात्रा को और सुविधापूर्ण बनाने के लिए इस कम से कम 424 करोड़ रुपए का एक प्लान अप्रूव हुआ था या डिस्कस हुआ, अभी ऑन पेपर नहीं आया था, डिस्कस हुआ है। और इस घटना के बाद शायद आने की उम्मीद भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उस मास्टर प्लान के आधार पर वो अपना कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। Thakur Singh Rana, owner of Malari Inn Hotel, told the Hindu that he would not let his building be demolished unless the state government gave it in writing that he would be paid 29 crores as a compensation. Threatening to burn himself alive, he was not assured of compensation in accordance with the Badrinath master plan. Mr. Rana alleged that the state was trying to get rid of the building to tackle the situation at the present moment. So अपने compensation को लेकर के वो आगे आए और उन्होंने खुद को
हर्ट करने की या खुद को जलाने की बात बोली ना। उमावती देवी जो वहां पे उनका भी जो प्रोटेस्टर है उनका भी घर वहां पर है, डेंजर जोन में है, उनको भी इसी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली वो अपना पैसा मांगने की कोशिश करे। तो एक नया टर्न है कि वहां के लोगों को अगर आप रिसेटल करेंगे तो लोग अपना कॉम्पनसेशन इस आधार पे मांग रहे हैं। तो क्लैरिटी तब आएगी जब हम सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को सुनेंगे। और ये GS 2 के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही साथ GS 1 के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसका कुछ पार्ट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के आधार पर या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज के आधार पर GS 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। now आगे बढ़ते हैं। एक नया प्रोटेस्ट, अगर वैसे प्रोटेस्ट नया नहीं है, न्यूज में फिलहाल अभी नया आया है, that Assam tribes seek separate council. A forum of ethnic communities excluding the Dimas, Dimasa एक tribe है, Dimasa, has iterated its demand for carving a separate autonomous district out of erstwhile North Kachar Hills district of Assam. ध्यान दीजिए, कुछ दिन पहले अभी मणिपुर के जो एक मिलिटेंट ग्रुप से फ्रंट से सॉरी उनसे अभी पीस पैक्ट साइन हुआ था कुछ दिन पहले, और उसके पहले पहले कई ऐसे और भी पैक्ट साइन हुए हैं, लेकिन फिर से एक नई चीज सामने आ गई है न्यूज में। पहले से न्यूज में दबी हुई थी, फिर से उजागर हो गई है, जिसमें दिमासा जो वहां की ट्राइब है असम की, वो अपने लिए एक अलग डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं। डिमांड वॉज फर्स्ट रेज्ड आफ्टर द नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट वॉज रीनेम्ड दीमा हसाओ। ठीक है, तो पहली बार जब ये चीज सामने आई थी, उसकी मांग की गई थी, वो मार्च 30 को 2010 को की गई। जैसे मैंने कहा कि पहले हुआ था काफी समय पहले, फिर से ये सामने आ गया है। टू एलिजिबली स्टैम्प द अथॉरिटी ऑफ द दिमासा पीपल, उनको अपने जो स्टैम्प अथॉरिटी स्टैम्प मांगी गई थी, क्योंकि द डिमांड वॉज फर्स्ट रेज्ड आफ्टर द नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट वॉज रीनेम। जैसे इसका रीनेम किया गया उस जगह को, उस पहाड़ी इलाके को, तब उसके बाद उन्होंने अपने स्टैम्प की अथॉरिटी की मांग की थी, और तब से ये चीजें सामने आ रही हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, 13 tribes constitute about 71% of district's total population. वहां की दीमा हसाओ जो, या फिर आप दिमासा कह सकते हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट के 71% कवर करते हैं। और जो मेजर ट्राइब्स हैं वो दिमासा, कुकी, जेमे, मार, काबी आंगलोंग भी है। तो आप ध्यान दीजिए, काबी आंगलोंग तो पूछा ही गया है प्री में पहले भी, मुझे याद है। सो प्री के पर्पज से ये ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, और जो दिमासा जो नाम है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर ध्यान देंगे। आगे देखते हैं कि एक्चुअली किस इलाके में ये जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की मांग की जा रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आसाम का नीचे वाला पार्ट है ये इस इलाके में ये मांग की जा रही है, जो नागालैंड, मेघालय और मणिपुर से घिरा हुआ है, आसाम का पूरा ये इलाका है। और जो आप ये ऑरेंज पार्ट में देख रहे हैं, नॉर्थ कचार हिल्स, ये वही इलाका है जहां पे मांगा जा रहा है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको फॉर रेफरेंस यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से और साथ ही साथ आप GS 2 के एस्पेक्ट से भी इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि प्री और मेंस की ये पूरा जो केस है, ये तो ऐसे अभी फिलहाल के लिए पूछना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक अभी इसको ये बिल्डअप नहीं हुआ है, पर फिर भी प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट बन जाता है। Now, a center's stand sought on sale of coronary stents after clinical studies. सेंटर का स्टैंड मांगा गया है, पक्ष मांगा गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा है कि जो कोरोनरी स्टंट्स होते हैं, जो स्टंट लगाए जाते हैं ओपन हार्ट सर्जरी में या हार्ट सर्जरी में, उनको लेके आपका पक्ष क्या है। क्योंकि कुछ चीजें, कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं, कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं पेटिशन में, उसको पढ़ते हैं। Delhi High Court on Tuesday asked the सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं कहना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट कहना चाहिए, आज एक आर्टिकल आया, पर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू अ प्ली सीकिंग सेल एंड मार्केटिंग ऑफ कोरोनरी स्टंट्स इन द कंट्री ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ एडिक्वेट सपोर्टिंग क्लिनिकल स्टडीज। वो कह रहे हैं कि इसकी जो इनकी प्राइसिंग होती है स्टंट लगाने की, स्टंट एक छोटा सा इक्विपमेंट समझ लीजिए जो आपके ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है, उसको कहते हैं। तो कोरोनरी स्टंट्स की जो प्राइसिंग को लेकर कुछ चीजें पूछी गई हैं और हाई कोर्ट ने डिटेल मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। नाउ नोटिस टू NPPA, एनपीपी का मतलब हुआ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को एक जो नोटिस इशू हुआ है। अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा एंड जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद आल्सो इशूड नोटिस टू द NPPA ओवर द प्ली। द केस विल बी हर्ड अगेन इन मे, और मे में इसको दोबारा सुना जाएगा। आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो पिक्चर में आपको ये जो
इक्विपमेंट दिख रहा है, दैट इज अ स्टंट जो आपकी ब्लड वेसल में लगाया जाता है खून को अच्छी तरह फ्लो करने में. इन हिज पिटिशन एडवोकेट मयंक क्रिस सागर सेड कार्डियक स्टेंट, ध्यान दी कार्डियक का मतलब दिल से जुड़ा, जो कार्डियक मतलब हार्ट की कनेक्टिविटी को ठीक करने वाला, कार्डियक अरेस्ट भी होता है, उसको हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं. सो कार्डियक स्टेंट्स आर करेंटली अलाउड टू बी मैन्युफैक्चर्ड, imported and sold without or with negligible supporting clinical studies. वो कह रहे हैं कि जो भी स्टंट जो होते हैं उनको इंपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है, बनाया जाता है, वो किसी भी क्लिनिकल स्टडी के बगैर, का मतलब किसी रोग के आधार पर स्टडी करे बगैर ही उसकी स्टडी को बहुत निग्लिजिबल रूप से कंसिडर करते हुए खरीदा बेचा जाता है. और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो लोग इस स्टंट को खरीदते हैं उनकी प्राइसिंग पे इफेक्ट आता है क्योंकि बहुत महंगे स्टंट बिकते हैं, और जो आम जनता है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट भी आता है. द पुलिस सेड द सेंटर शुड डेवलप अ रोबस्ट मैकेनिज्म, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाना चाहिए सेंटर को फॉर अप्रूवल ऑफ दीज डिवाइसेस सिमिलर टू द एफडीए इन यूनाइटेड स्टेट्स. मतलब एफडीए की जैसे रेगुलेशन है यूएस में, वैसे ही इंडिया को भी रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की इतना जो पोल्यूशन है उसके आधार पे जो स्टंट और हार्ट स्ट्रोक बढ़ने की वजह से इनका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. तो अगर किसी चीज की मांग बढ़ रही है तो उसकी पॉलिसीज और उसकी मैकेनिज्म में भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए, वही उसकी डिमांड है स्किल की. नाउ इट एडेड दैट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस अकाउंटेड फॉर 1.79 करोड़ डेथ्स इन 2019, जिसमें से 1 करोड़ 79 लाख डेथ हुई 2019 में इन इंडिया, ऑफ विच 1.52 करोड़ पीपल डाइड ऑन हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक. तो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है मेंस की राइटिंग में. प्री में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो स्टंट है इसकी टेक्निकलिटी के बारे में शायद प्री में पूछा जा सकता है, तो समझना जरूरी है. ओके, नाउ द पिटिशनर क्लैरिफाइड दैट ही वाज नॉट चैलेंजिंग द प्राइस फिक्सेशन. वो पिटिशनर ने कहा कि मैं प्राइस फिक्सेशन को चैलेंज नहीं कर रहा हूं ऑफ द कोरोनरी स्टंट बाय द सेंटर, बट seeking a rational methodology to fix the ceiling price to ensure that advanced drug eluting stunts are available to common man patients. वही कह रहे हैं कि इसका जो मेथड है प्राइस फिक्स करने का, उसकी सीलिंग या सबसे अपर लिमिट को तय करने का वो रैशनल होना चाहिए, क्योंकि जैसी डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से आपको इसका मैकेनिज्म सुधारना चाहिए, वो ये कह रहे हैं. नाउ द रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 3 NPPA has enormously bundled a wide range of DES in a single category and thereby fixing a single uniform ceiling price for all coronary DES, which would eventually result in withdrawal of the advanced DES brand from the India. क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, तो उसको बनाना, उसको इंपोर्ट करना, उसको बेचने के पीछे कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं है जो होनी चाहिए, जिससे प्राइसिंग पे इफेक्ट ना आए, और जो लोगों को ब्लॉकेजेस होते हैं, जिनका जो डायबिटीज से हर्टेड है या फिर जिनको ब्लीडिंग का इशू है, जो पेशेंट्स के इशू हैं, जो उसको खरीद के अपनी बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं, इनका ऑपरेशन होता है, उनको थोड़ी सुविधा मिल सके. इसका इंडायरेक्ट मैसेज ये है. तो आने वाले टाइम में जब मई में इसकी सुनवाई दोबारा होगी तो ये एक बड़ी चीज उभर करके आएगी. नाउ अब समझते हैं कि एक्चुअली कि काम कैसे करता है, क्योंकि प्री के पर्पस से इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज. अ ड्रग एल्यूटिंग स्टंट, ड्रग एल्यूटिंग मतलब उसको फ्लो करना आपकी बॉडी में, इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टंट यूज टू ट्रीट अ ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट आर्टरीज. ठीक है, सो हार्ट जो समझ लीजिएगा कि हार्ट आर्टरीज में ब्लड को फ्लो करने के लिए स्टंट का यूज होता है जो ब्लॉकेजेस को दूर करता है. मैनी पीपल विद द हार्ट प्रॉब्लम्स हैव बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द ड्रग एल्यूटिंग स्टंट्स. जिनको ऐसी दिक्कतें थी, बहुत सारे लोगों का स्टंट से इलाज हुआ है, इनको लगाने के बाद या फिर ऑपरेशन के बाद. प्रिवेंटिंग द नीड फॉर मोर इन्वेजिव प्रोसीजर्स सच एज कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी. और बाईपास सर्जरी की जगह इसको अगर किसी अच्छे स्टंट का यूज होता है, जैसे उसके और टाइप्स भी होते हैं, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, तो पर फिर भी इन स्टंट के यूज से जो बाईपास सर्जरी होती है उसको अवॉइड करके इन पेशेंट्स का इलाज हो सकता है, जो हेल्पफुल होता है. अब आप देखेंगे इस पिक्चर में हाउ अ स्टंट वर्क्स एंड क्लोजर लुक एट द इंटरफेस एरिया. यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका एक डिपॉजिट है, जिसकी वजह से आपके ब्लड सेल्स यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं. ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो. अब जैसे यहाँ पे स्टंट पड़ा, जो स्टंट को ऑपरेशन, तो यह देखिए जो ये सेल्स यहाँ पे इकट्ठे थे वो तो नीचे चले गए और आपकी वेसल का फ्लो बिल्कुल सीधा होने लग गया. यही इसका काम है बस. इसमें देखिए आप इसमें स्टंट का एक्सपेंशन, पहले इसको ऐसे इंसर्ट किया जाता है ऑपरेशन की तरह,
उसके बाद ये जो आपका जो डिपॉजिट है इसको ये किनारे कर देगा, प्रेस कर देगा, सप्रेस कर देगा और ये पूरा फ्लो कर जाएगा स्टंट आपकी वेसल में, जिससे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो जाता है और जिससे ब्लॉकेजेस नहीं होते, हार्ट स्ट्रोक नहीं होते हैं, और ये इसका काम है। और इस पिक्चर को यहाँ का जो ये जो पोर्शन है वो यहाँ दिखाया गया है, जो वेसल वॉल है, जो जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनका वॉल है, बीच में स्टंट पड़ा हुआ है और ये ब्लड का सैंपल है। ये आपको दिखाने का एक तरीका है कैसे ये काम करता है। मेटल प्लेटफॉर्म होता है, इसके ऊपर कोटिंग होती है, अंदर मेटल प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर कोटिंग होती है और ये आपके ब्लड वेसल में ऐसे ऑपरेशन से थ्रू इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ इसको फिर भी हम एक बड़े पिक्चर में देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन दिखाया जा रहा है ऐसे कि वेसल, उसके बाद आपका स्टंट पड़ा हुआ है, फिर आपका ब्लड फ्लो है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको यहाँ दिखाया गया है। और इसके लगने के बाद आप देखें जो ये डिपोजिशन हुआ था, जो हटाया नहीं जा सकता आपकी वेन से, इसको ये सप्रेस कर दबा देता है और ये आपकी पूरी वेन में इंजेक्ट होके ब्लड ब्लॉकेजेस को दूर करता है। ठीक है, तो ये इसका काम है। आगे बढ़ते हैं, जो न्यूज ब्लैक बॉक्स से है और ये हमारे लिए प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टडी शेड्स लाइट ऑन हाउ ब्लैक बग सर्वाइव चैलेंजेस। तो एक स्टडी हो रही है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस कर रहे हैं, जिसमें आपकी ब्लैक बग की जेनेटिक प्रोफाइलिंग के द्वारा उनको बचाने का एक तरीका ढूंढा जा रहा है। तो जेनेटिक प्रोफाइलिंग तो मेंस के पर्पस से इंपॉर्टेंट होता है कि मेंस की होती क्या है और कैसे काम करती है, बट प्री के पर्पस से इंपॉर्टेंट क्या है, द ब्लैक बग इज फाउंड ओनली ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि ब्लैक बग जो हिरन की एक प्रजाति है वो सिर्फ इंडिया में मिलती है। वाइल मेल्स हैव क्रॉक स्क्रू शेप, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके जो सींग है वो कैसे हैं, क्रॉक स्क्रू मतलब पेचकस की तरह, और उनकी जो सींग होते हैं वो क्रॉक स्क्रू शेप हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, एंड ब्लैक टू डार्क ब्राउन कोट्स, ब्लैक और डार्क ब्राउन कोट्स होते हैं जो उनकी ऊपर की सरफेस है। द फीमेल्स आर फॉन कलर्ड, और ये फीमेल है जिसका कुछ कलर हल्का सा पीला, हल्का सा ब्राउनिश होता है। द एनिमल्स आर मेनली सीन इन 3 ब्रॉड क्लस्टर्स अक्रॉस इंडिया दैट पर्टेन्स टू द नॉर्दर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स। तो इंडिया में ही ये प्रजाति मिलती है, इसके लिए इसको बचाया जा रहा है। ये प्री के पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी समझ से इस साल के लिए। और जो जेनेटिक प्रोफाइलिंग है इसके, ये तो बायोटेक्नोलॉजी, जीन प्रोफाइलिंग और आपका ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जो मेंस में पूछी भी जाती है, उनका इम्पैक्ट पूछा जाता है। तो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्लैक बग प्रजाति है ये इंडिया में ही मिलती है, एंड इसकी कंजर्वेशन के लिए इनकी जेनेटिक्स को इम्प्रूव करके देखा जा रहा है कि ये स्पेशी रहे और उसको आगे कंटिन्यू किया जा सके, जिसके लिए जेनेटिक प्रोफाइलिंग की जा रही है। नाउ जेनेटिक्स कलेक्टेड फेशियल सैंपल्स ऑफ ब्लैक बग फ्रॉम 12 डिफरेंट लोकेशंस स्प्रेड अक्रॉस 8 स्टेट्स ऑफ द इंडिया। तो उसको कलेक्ट करके इस ज्योग्राफिकल लोकेशन में काम किया जाएगा, जिससे इसकी प्रजाति को सिक्योर करने में आगे हेल्प होगी। ठीक है, नाउ समझ लेते हैं कि आगे की न्यूज जो प्री के पर्पस से इंपॉर्टेंट और है वो देखते हैं। यूएस एम्बेसडर्स फंड टू हेल्प रिस्टोर पैगाटॉम्स। पैगाटॉम्स पे पहले भी न्यूज आ चुकी है, तो प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और अगर ये न्यूज अगर आप देखें तो मेंस के पर्पस से हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, और जीएस में स्पेशली उस पार्ट में जहां पे GS1 का पार्ट कवर होता है। हिस्ट्री तो शायद GS1 में सबके लिए कॉमन है, आई एम सॉरी। सो इस केस में GS1 के पर्पस इंपॉर्टेंट है। नाउ गॉर्जियस साइट्स में कंसिडर करके, दीज आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस साइट्स प्रिजर्विंग कल्चरल लैंडमार्क्स सच एज दिस बेनिफिट्स ऑल ह्यूमैनिटी। सो यूएस एम्बेसडर ने इसको फंड किया है इस जगह को रिस्टोर करने के लिए जो हैदराबाद में है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। आप देखेंगे इस पिक्चर में ये पैगाटॉम्स फ्रॉम हैदराबाद है, तो आप देखेंगे कई सारे यहाँ पे आपको जो टॉम्स दिखाई देंगे, कई सारी ऐसी चीजें जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। कभी कभी कुछ आर्किटेक्चर पे बेस्ड भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं प्री में, तो मैंने इसलिए पिक्चर को आपके साथ शेयर किया है। आगे देखते हैं हु वर पैगास। So Pegatombs are 200-year-old and represent the final resting places to the Paga nobles of several generation। ठीक है, 200 साल पुराना ये टोम्स है, और जो फाइनल रेस्टिंग है जगह है उन लोगों के लिए जो पैगा नोबल्स थे, जो उनके जो प्रसारक थे उनके रेस्टिंग प्लेस है उनके लिए ये। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कई सारी यहाँ पर रेस्टिंग प्लेसेस बनाई गई हैं इन सबके लिए। नाउ ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द डेक्कन रीजन बाय एम्परर औरंगजेब, द पैगास केम अलोंग विद देम। तो जो औरंगजेब के साथ जो दक्कन के रीजन में जब औरंगजेब गए थे तो उसके साथ ये पैगास भी आए थे। The House of Paga was founded by Shamsul Umra. I also know as the
एंड ऑल्सो नोन एज नवाज अब्दुल फैजा खान तेग। तो ये तो एक फाउंडेशन के नाम पे पूछा जा सकता है किसने फाउंड किया था। द हाउस ऑफ पैगा वॉज फाउंडेड बाय शमसुल उमरा और उनका दूसरा नाम है अब्दुल फतेह खान तेग। ठीक है, देयर टाइज विद निजाम्स और फर्दर सीमेंटेड थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस. They also constructed several places in the city, and the notable amongst them are the famous Falkunuma Palace, Asmagarh Palace, खुर्शीद जाह देवदी एंड विसार उल उमराही पैलेस। तो हम मेरे हिसाब से ऊपर के पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अपने नोट्स मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। दे वर बिलीव टू बी रिच देन द एवरेज महाराजा ऑफ द कंट्री। नाउ आर्किटेक्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, यस ये मेंस की जीएस राइटिंग में लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दीज टॉम्स आर मेड आउट ऑफ लाइम एंड मोटार, लाइमस्टोन्स के से और मोटार से इसको बनाया गया है, विद ब्यूटीफुल इनलेड मार्बल कार्विंग्स और मार्बल कार्विंग्स हैं और डिजाइन्स हैं इसके ऊपर। इट कंसिस्ट ऑफ मार्वलस कार्विंग्स एंड मोटिव्स इन फ्लोरल डिजाइन्स एंड इनलेड मार्बल टाइल वर्क्स। तो ये एज इज पूछा जाता है कभी कभी प्री में कि वहां वो ये टोम्स है किससे बने हैं, तो लाइम और मोटार से बने हैं, उसमें मार्बल क्रेविंग्स भी हैं। इट डिपिक्ट्स इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, अ मिक्स ऑफ बोथ द आसफजाही एंड द राजपूताना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आप देख रहे हैं इसकी टोम्स कुछ अलग स्टाइल की हैं, देख रहे हैं। सो ये जो कॉम्बिनेशन है वो राजपूताना और आसफजाही या स्टाइल के आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है। देयर इज फैबुलस स्टको प्लास्टर भी है इसके ऊपर, उसको कंट्रोल, इसको क्लीन करने के लिए, इसको ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, रिप्रेजेंटिंग द मुगल, पर्सियन एंड डेक्कन स्टाइल टू। सो ये भी एक इंफॉर्मेशन आप नोट कर सकते हैं। नाउ जो इन्फॉर्मेशन अब है डिफेंस सेक्टर से, डीएसी गिवन नोट्स, डीएसी का फुल फॉर्म अभी समझेंगे। नॉट टू परचेज इंडिजिनस का मतलब अपने देश में बनाए, स्वदेशी या अपने देश में बनाई जाने वाली चीजें। डिफेंस सिस्टम, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी गिवन फॉर द 3 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल एक आया है जिसमें 4,276 करोड़ रुपए का एक्सेप्टेंस मिला है हमारे वारशिप को बढ़ाने के लिए, जिसपे नाग मिसाइल, ब्रह्मोस और क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स भी इसमें जोड़े जाएंगे। नाउ डिफेंस, डीएसी का फुल फॉर्म डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्टेंस दिया, इसको कहते हैं AON, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जिसमें उन्होंने 4,276 करोड़ का एक्सेप्टेंस दिया कि हम अपने वारशिप को बढ़ाएंगे। जैसी जैसी सूरतें आजकल चल रही हैं उसके हिसाब से, और वैसे भी किसी देश के लिए डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। These include the helicopter launched नाग, हेलिना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके नाम याद रखिए, इनके फीचर्स भी याद रखिए। ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विशौरत, BrahMos cruise missile launchers and fire control system FCS for naval ships. All these are indigenous. ध्यान दीजिए हमारी indigenous डिजाइन कौन कौन सी हुई, हेलिना जिसे हम कह रहे हैं कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और विशौरत और आपका ये ब्रह्मोस, ठीक है, तीनों हमारे इंडिजिनस हो गए। नाउ द हेलिना एंड ध्रुवास्त्र बीइंग डेवलप्ड बाय द DRDO आर 3rd generation लॉक on before launch fire and forget ATGMs meant for indigenous LALH। तो बहुत सारे टर्म्स में नहीं जाना है, बस ये ध्यान देना है कि इंडिजिनस जो बात हो रही होगी, क्योंकि ये क्यों जरूरी है स्वदेशी के लिए, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत और एम के तहत इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करना एक जरूरी स्टेप हो गया है, इसलिए ये चीजें याद करनी जरूरी है और ये प्री के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। और हमारे और GS3 में भी इन सबको आप इन पूरी पॉलिसीज को भी हम ऐड कर सकते हैं। Now focus on air defense. The DAC also accorded AON का full form acceptance of necessity for procurement of Vishorat IR homing. IR का मतलब होता है infrared homing missile system under design and developed by DRDO. उसको DRDO ने बनाया है। In the view of recent developments along the northern borders, there is a need to focus on effective air defense weapon system. northern border समझ रहे हैं, अभी जो जियांगसी और तवांग की बात हो रही है उसके लिए कह रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, विच आर मैन पोर्टेबल, और जो इनका IR जो मतलब इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल है, जो इस जगह परफॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट है और एफिशिएंट भी है, विच आर मैन पोर्टेबल, जिसमें आप किसी
मैन पोर्टेबल मतलब कि किसी को डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी आर्म फोर्स के बंदे को डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड कैन बी डिप्लॉयड क्विकली इन रग्ड ट्रेन एंड मैरीटाइम डोमेन। मतलब रग्ड मतलब ऊंचे पहाड़ों में भी इनको ट्रेन मतलब पहाड़ी ढालों पे भी इसको लगा सकते हैं, आप डिप्लॉय कर सकते हैं, और मैरीटाइम मतलब समंदर पे भी इसको लगा सकते हैं। The ministry said adding procurement of Vishorat as a robust and quickly deployable system will strengthen the capabilities। क्योंकि विशोरत की बात ज्यादा हो रही है तो क्यों ना विशोरत को समझ लिया जाए। वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका फुल फॉर्म है वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। विशोरत भूलेगा नहीं, मिसाइल बाय डीआरडीओ, बीडीआरडीओ ने इसको बनाया है, और इट इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैनपैड, डिजाइन एंड डेवलप्ड इंडिजिनसली बाय डीआरडीओ। मतलब स्वदेशी तकनीक से इसको बनाया गया है, डीआरडीओ ने उसे बनाया है। हैदराबाद इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ लेबोरेटरीज एंड इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स, और जिसमें से रिसर्च सेंटर इमारत को भी, आरसीआई का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। और ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म यही पर लिखा हुआ है। नाउ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर सोल्जर्स अगेंस्ट हॉस्टाइल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट इज विशोरत। मतलब कि हॉस्टाइल मतलब सब इंक्लूसिव कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को लेकर के भी इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आईआर टेक्नोलॉजी है, इंफ्रारेड सिस्टम से इसको लोकेट करके डिप्लॉय किया जा सकता है। मीडियम टू लो एयर डिफेंस डिवाइड्स द बैटल स्पेस इनटू डोम्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर एयर डिफेंस बेस्ड ऑन द ऑल्टीट्यूड एंड डिफेंसिव वेपन रेंजेस। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पीआईबी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, मुझे वहीं से मिली, आप भी इसको डबल चेक कर सकते हैं। नाउ एक न्यूज G7 के लिए है, छोटी सी न्यूज है पर इंपैक्टफुल इसलिए है कि G7 टू सीक 2 प्राइस कैप्स फॉर रशियन ऑयल प्रोडक्ट्स। ध्यान दीजिए G7 के देश कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन भी इसमें आता है। और अभी हमको याद होगा, आपको याद रखना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन और यूएस ने मिल करके रशिया के जो प्राइस कैपिंग है उसको डिनाई किया था कि हम तुम्हारे आपके प्राइस कैपिंग को नहीं मानेंगे, इसलिए हम ऑयल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके रेफरेंस से इंपॉर्टेंट न्यूज है, उन्होंने सोचा है कि हम इनकी प्राइस कैपिंग को डिवाइड कर सकते हैं। सीक 2 प्राइस कैप्स फॉर रशियन ऑयल प्रोडक्ट्स। द ग्रुप ऑफ G7 कोलिशन मतलब साथ में गठबंधन will seek to set 2 price caps on Russian refined products in February, one for products trading at a premium to crude oil and the other for those trading at discount at G7 official said। अब देखते हैं ये कैपिंग से फायदा क्या होगा, क्या रशिया इस कैपिंग को एक्सेप्ट करेगा, क्या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड होगा। द कोलिशन व्हिच इंक्लूड द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन इंट्रोड्यूस $60 per barrel price cap on Russia crude from December 5 on top of the EU embargo on sea imports of Russian crude oils। को क्योंकि रशिया ने अपने प्राइस को लेकर के कैप डिसाइड किया था और उसको यूएस एंड यूएन डिक्लाइन किया था, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में जो ये $60 पर बैरल की जो बात है उसको एक्सेप्टेंस मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि जो ये प्राइस कैप है ऑन रशिया क्रूड फ्रॉम December 5 ऑन टॉप ऑफ द EU embargo on the sea import, ये रशिया ने तो इम्पोज किया था 60 के हिसाब से, पर वो कहते कि 60 से कम रखेंगे क्योंकि जो आपके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं हमने, आपकी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पोजीशन है वो सही नहीं है, तो उसको ना दिमाग में रखते हुए उन्होंने इसको डिक्लाइन किया था। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि G7 की कौन कौन से देश हैं, और फिलहाल के लिए जो ये न्यूज है बिल्डअप हो रही है क्योंकि रशिया ने कहा है कि जो आर्कटिक क्रूड ऑयल है जो भी वो एक्सपोर्ट करता है वो चाइना और इंडिया को लेना ही चाहिए, लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों देशों को मित्र मान करके देना चाह रहे हैं, और उनकी प्राइसिंग भी कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा। ये पहले भी न्यूज आ चुकी, कुछ दिन पहले मैंने इसको शेयर किया था आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई चेन लीडर्स सी ग्रिम 2023 ऑन रिसेशन इन्फ्लेशन। तो इसमें इस न्यूज में समझने वाली बात क्या है कि जो सप्लाई चेन लीडर्स हैं रिसेशन और इन्फ्लेशन को चलते हुए 2023 में सोच रहे हैं कि हम अपनी पॉलिसी को चाइना प्लस स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे। चाइना प्लस का मतलब क्या होता है? चाइना प्लस 1 मीन्स कि is a business strategy to avoid investing only in China and diversify business into other countries। मतलब चाइना पे ही सारा कुछ दारोमदार ना देते हुए दूसरे देशों में भी हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि वर्ड कहता है सप्लाई चेन, आप जानते हैं कि चाइना विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, चाहे वो टॉयज में हो, चाहे वो तेल में हो, चाहे वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग चीजों में हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चाइना इस बार रिसेशन और इन्फ्लेशन के चलते हुए और कोविड की नॉर्म्स की वजह से काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहा है,
तो ऐसा सप्लाई चेन लीडर्स का मानना है कि इस बार वो 2023 में चाइना वन स्ट्रेटेजी को लेकर के चलेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि चाइना वन पॉलिसी क्या है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे GS3 के पर्पज से भी पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह अगर आपको ध्यान होगा कि और भी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पे को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, जिसमें से G7 को मैंने डिस्कस किया, G7 में GS3 में पूछा जा सकता है, ये ऑयल कैपिंग के ऊपर है। उसके साथ ही साथ GS3 में जो ये चाइना C+1 पॉलिसी है, इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। इसी तरह EU+1 पॉलिसी भी एक है, जिसका भी मतलब यही है कि सारा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में ना करके किसी और देश में भी हमको करना चाहिए। फॉर द लास्ट 20 years वेस्टर्न कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन चाइना, ड्रॉन इन बाय देयर लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इनॉर्मस डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट। तो चाइना की जो इस क्वालिटी की वजह से कि लेबर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और बहुत ही अच्छा कंज्यूमर मार्केट है, उसको ध्यान में रखते हुए चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। लेकिन 2023 की जो पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेते हुए, चाइना का फ्रंट लेते हुए ताइवान के ऊपर और प्लस यूएस की पॉलिसी यूक्रेन को लेते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सप्लाई चेन को इम्पैक्ट कर रही हैं। इनफैक्ट अभी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका में भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो कुछ एशियन देशों में क्राइसिस आने शुरू हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सप्लाई चेन लीडर्स जो भी देश है, उन्होंने ऐसा सोचा है कि फिलहाल के लिए अपने इंक्लूडिंग इंडिया कि हम चाइना वन स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए अपने सप्लाई चेन को कंटिन्यू करेंगे। नाउ आज के दो मैप जो हम देखेंगे, पहला है पाकिस्तान, दूसरा है कनाडा। तो पाकिस्तान ये रहा हमारा पड़ोसी मुल्क, जिसमें इंडिया यहाँ पे दिख रहा है हमको, फिर उसके बाद चाइना इसके बॉर्डर पे, यहाँ पे अफगानिस्तान उसके बॉर्डर पे हमें दिख रहा है। तो यूजुअली क्वेश्चन क्रिएट क्या होते हैं कि बॉर्डर पे कौन कौन से देश हैं, तो ईरान टच करता है उसको, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया उसको टच करता है। और यहाँ पे उसके आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अरेबियन सी है, सिंध इसी का पार्ट है। तो आप देखेंगे मोटा जो मेजोरिटी में जो इलाके हैं पाकिस्तान के वो दिख रहे हैं इस मैप में, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब यहाँ पे दिख रहा है, खैबर पख्तूनख्वा यहाँ दिख रहा है, और गिलगित बाल्टिस्तान भी यहाँ पे दिख रहा है। फिलहाल के लिए पास के देश है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और अरेबियन सी को हमने लोकेट किया। और अब देखेंगे कनाडा को। क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि टोरंटो कहाँ है, जबकि हम सबको पता होना चाहिए कि ऑटवा कनाडा की कैपिटल है, पर फिर भी टोरंटो एक बड़ा शहर और जो कहना चाहिए जगह है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो सवाल ये नहीं है कि टोरंटो क्या है, इस मैप में ऐसे सवाल पूछा गया है। वेल कनाडा जो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ की साइड, आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में है कनाडा, जहां पे आप यूएस का बॉर्डर टच करता है इसको, यहाँ पे भी यूएस का बॉर्डर टच करता है। साथ ही साथ ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा ये पूरा कनाडा का है, जिसमें यहाँ पे आर्कटिक सी को हमें लोकेट किया, बैफिन बे यहाँ लोकेट की। इसके बाद हडसन बे प्री में पूछी भी गई है, हडसन बे कहाँ पर है, तो आप यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं हम इसको। साथ ही साथ जो लेब्राडोर सी को यहाँ लोकेट कर रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक सी यहाँ लोकेट कर रहे हैं, नोवा स्कॉशिया और पैसिफिक ओशन यहाँ में लोकेट किया। तो ये थे आज के दो मैप। ठीक है, उसी के साथ ये एनालिसिस हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक